अब हम स्टूडेंट्स जो है वो समझने की कोशिश करेंगे प्लांट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। व्हाट आर द प्लांट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये क्या होते हैं बेसिकली। अब जैसे कि हम जो था अभी तक हम ये समझ रहे थे कि यहाँ तक जो हमने समझने की कोशिश की है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म जो एसेट्स थे। कैश जो है वो बेसिकली अकाउंट्स एक शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, जबकि प्लांट और इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। अब ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिसमें हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और मशीनरी में अब बहुत सारी मशीनरी आ जाती है। सो दी सॉर्ट ऑफ एसेट्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। इंटेंजिबल कौन से होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सो वो बेसिकली आपके जो हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। सो अब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम जो है वो इस लिहाज से इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे होंगे। प्लांट एसेट्स, सबसे पहले चलें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। लॉन्ग लिव्ड एसेट्स एक्वायर्ड फॉर यूज़ इन द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, सिमिलर टू लॉन्ग टर्म प्री पेड एक्सपेंसेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्री पेड एक्सपेंसेस ये वो हैं जो जैसे आप यूफोन का कार्ड रखते हैं तो वो प्री पेड एक्सपेंस होता है आपका, कि जिसके लिए ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन अभी आने वाले टाइम पे आप उसके ऊपर जो है वो कॉस्ट बियर करेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट्स इज़ द एडवांस परचेज ऑफ सर्विसेज। एडवांस में आपने परचेज की, जैसे वही बात है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी। जैसे मैं अब आपको कह रहा हूँ कि जैसे जो आपने यूफोन या वारिद या जैज़ और जोंग का कार्ड परचेज़ किया हुआ है, दैट इज़ अ प्रीपेड एक्सपेंस। और फिर ये एडवांस परचेज़ है, फिर बाद में जो आप उसको यूज़ करेंगे तो आप एक्सपेंस बियर कर रहे होंगे। एज ईयर पास एंड द सर्विसेज आर यूज्ड, द कॉस्ट इज़ ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम अपने इन लॉन्ग टर्म एसेट्स को मेंटेन कैसे करें, हाउ टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब मैं बिल्कुल जो है वो उस पर आऊँगा, टॉपिक के ऊपर आऊँगा, और वो टॉपिक जी इस चैप्टर के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन है। इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर में, डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एंड व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। अब आगे चलें, डेप्रिसिएशन की हम जो है डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो अब बेसिकली डेप्रिसिएशन जो है वो इसके बहुत सारे मेथड्स भी हैं, और वो तमाम के तमाम मेथड्स जो हैं वो यहाँ पर हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। उसमें से 3-4 मेथड जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा, और वही उन्हीं मेथड्स के थ्रू हम जो एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, प्लांट एसेट्स जो हैं, उनकी देख रहे होंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और वो साथ साथ कैसे लेस हो रही होती है। ओके, सो व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लांट एसेट्स? टेंजिबल प्लांट एसेट्स, इंटेंजिबल प्लांट एसेट्स और नेचुरल रिसोर्सेज। सो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग फिजिकल सब्सटेंस, जैसे जी लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सारे अब फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ मौजूद हैं। जबकि इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जी जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइज, गुडविल। ठीक हो गया जी। सो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी हो गई आपके। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है जैसे किसी जो बिज़नेस का जो एक समझ लें उसका जो नाम है, दैट इज़ अ ट्रेडमार्क। जैसे कोका कोला इज़ अ ट्रेडमार्क। अब कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट ये चीज़ है कि जैसे अब ये है कि जैसे कोई आप न्यू इन्वेंशन करते हैं तो उसमें आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट परचेज़ करते हैं। सो ये हर गवर्नमेंट के अंदर इदारे होते हैं जो कि आपको ये चीज़ इशू कर रहे होते हैं। पेटेंट्स भी किसी न्यू इन्वेंशन को जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कॉपीराइट्स भी न्यू इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि कॉपीराइट आई थिंक सो होते हैं कुछ आर्टिस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स का कॉपीराइट, जैसे सॉन्ग्स हैं या जैसे पेंटिंग है तो उसको प्रोटेक्ट कॉपीराइट कर रहा होता है। पेटेंट जो जैसे मशीनरी वगैरह होगी या जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आई थिंक पेटेंट होते हैं। जैसे आप न्यू इन्वेंशन करते हैं इन द सॉर्ट ऑफ मशीनरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए पेटेंट्स होते हैं। ट्रेडमार्क जो है वो किसी भी बिज़नेस का जो है वो नाम है। फ्रेंचाइज़ जो है
वो भी बिज़नेस का सारा एक सिस्टम है। जैसे मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज अगर कोई लेगा तो उसको सारे का सारा सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मैकडॉनल्ड्स वर्किंग करता है या KFC वर्किंग करता है या पिज़्ज़ा हट वर्किंग करता है, वही ओवन, वही मशीनरी, वही मैनेजमेंट सिस्टम, वही मशीन्स, वही सब कुछ। तो गुडविल भी ये होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके बिज़नेस ने कितना इंक्रीज़ किया, अपने अपने ट्रेडमार्क मतलब अपने नाम में कितना हो। अब जैसे कोक को 150 साल हो गए मार्केट के अंदर, तो 150 सालों में उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक। सो अब ये तमाम चीज़ें, दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स। अब बैलेंस शीट के अंदर जब ये चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे गुडविल है, तो गुडविल अब डिपेंड्स अपॉन कि वो बिज़नेस कितना वर्दी है। ठीक हो गया। सो इसी तरीके से जी नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए और ऑयल रिजर्व्स एंड दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो ये नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन ये जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होते उस तरह से। डेप्रिसिएशन जो है वो हम बेसिकली देख रहे होंगे इस पर्सपेक्टिव में, ये जो टेंजिबल एसेट्स का है ना, इस पर्सपेक्टिव में हम देख रहे होंगे बेसिकली, जिसमें लैंड जो है वो नहीं होती डेप्रिशिएट, लेकिन बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये तमाम चीज़ें और मशीनरीज वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डेप्रिशिएट होती हैं। ओके। उसके बाद जी अब कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जो मैं स्किप किए जा रहा हूँ, आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब डेप्रिसिएशन की तरफ जाऊँगा और हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली क्या होती है। अच्छा देखें, बेसिकली डेप्रिसिएशन, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन इज़ अ कॉस्ट। ठीक हो गया। देखें स्टूडेंट्स, चलें मैं थोड़ा सा डेप्रिसिएशन को डिफ़ाइन भी यहाँ पे शॉर्टली कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन इज़ बेसिकली जब एक एसेट आप परचेज़ करते हैं, जो आप उसको यूज़ करते हैं, वो उसकी कीमत कम होती जाती है एज़ द टाइम पासिस ऑन, क्योंकि उसकी यूज़फुल लाइफ होती है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, जैसे कि आपने अगर जो है वो आपके पास गाड़ी है, या जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, या जैसे अगर आपके पास AC है या फ्रिज है या ओवन है, या मतलब इस तरह की जितनी भी मशीन आइटम्स हैं या बिल्डिंग है इवन, as the time passes on and as you uses these products basically depreciate their values as the time passes। जिस तरह आप उसको इस्तेमाल करते जाएंगे वो depreciate होते जाएंगे। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो मैक्सिमम इनका टाइम पीरियड क्या होगा, 4 years 5 years, बट आफ्टर 5 years वो मशीनरी आपसे डिमांड करेगी कि जी अब इसको रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया ना। उसके बाद वो नहीं चल पाएगी मज़ीद। लैपटॉप्स की भी यूज़फुल लाइफ यही 5 to 10 years चलें कर लें। जैसे अब हम जो है वो चलें, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर 3rd 4th 5th जनरेशन लैपटॉप्स यूज़ होते हैं, लेकिन अगर USA परस्पेक्टिव में तमाम जो आइटम्स होते हैं उनकी यूज़फुल लाइफ होती है, और हमें वो जो यूज़फुल लाइफ है उसके मुताबिक जो है वो बेसिकली इस चीज़ को चेक करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो जैसे लैपटॉप अब आपके पास है, उसकी एक यूज़फुल लाइफ है से चलो मैक्सिमम 10 years, मोबाइल फ़ोन है से मैक्सिमम 5 years। So after that particular time period you have to replace the machinery, you have to change it, क्योंकि एक तो ये है कि शायद आप जो है वो मशीनरी उसकी इतनी उसकी वर्किंग में इफ़ेक्ट आ जाएगा, शायद वो उस तरह की क्वालिटी वर्किंग ना कर पाए। जैसे कि मैं अब आपको एग्जांपल दूं कि अगर टेक्सटाइल कंपनीज़ के अंदर जैसे वो मशीनरीज उन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं जो कि प्रिंटिंग करते हैं, कॉटन प्रिंटिंग और लॉन प्रिंटिंग और दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो अब वो जो मशीनरीज़ हैं उनकी भी एक यूज़फुल लाइफ होगी। जब तक वो आप उसको मेंटेन करके रख रहे हैं तो तब तक वो बिल्कुल ठीक चलेंगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर क्वालिटी डाउन हो जाएगी, वो चीज़ ठीक क्वालिटी में सामने नहीं आएगी। प्रोडक्ट जो है प्रिंट शायद ठीक ना हो या उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए। जैसे कि चलें एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे प्रिंटर होता है। अब प्रिंटर में जब तक वो इंक की कार्ट्रिज आप डालते हैं, उसमें इंस्टॉल करते हैं, तो तब तो वो ठीक चल रहा होता है, लेकिन जो ही फिर जब वो यूज़ हो जाता है यू हैव टू रिप्लेस इट, सिंपल। सो
एज द टाइम पासिस ऑन, मतलब जैसे जैसे आप प्रिंट करते जाएंगे तो इट्स मीन यू आर बियरिंग द कॉस्ट। आप वो जो कार्ट्रिज आपने लगाई है उसकी एक प्राइस है, से 1000 रुपीज़ है, सो अब उसमें मेंशन होगा कि जी 1000 रुपीज़ में आप 1000 पेपर्स प्रिंट कर सकते हैं। सो जो आप पेपर प्रिंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप पर पेपर 1 रुपीज़ बियर कर रहे हैं और आप कॉस्ट बियर कर रहे हैं ये। सो आफ्टर प्रिंटिंग द 1000 पेपर्स यू हैव टू रिप्लेस द कार्ट्रिज। समझ गए बात? ये जी आपने जो बियर कर रहे हैं, दिस इज़ द डेप्रिसिएशन, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो जो कार्ट्रिज की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है एज यू यूज़ दैट कार्ट्रिज, आप जिस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से उसकी वैल्यू डाउन, ये अब उसकी वैल्यू डाउन हो रही है विद द यूज़ से उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। ये नहीं कि पड़े पड़े वैल्यू डाउन हो रही है, इस्तेमाल करने से वैल्यू डाउन हो रही है। तो तब फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको रिप्लेस करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं, चलें छोड़ें, ये भी इन्होंने डिफरेंट किस्म की कॉस्ट बताई हुई हैं। चलो देख लेते हैं, इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। कहता है जी एक हीट कंपनी है और उसने ये एक स्टोव जो है वो परचेज़ किया है टेक्सास कंपनी से, और ये 52,000 का है। उस पर सेल्स टैक्स जो है वो 8% है, और इस पर शिपिंग कॉस्ट जो है वो $500 है, और इस पे जो है वो $1300 आप इनकर करते हैं, और टेस्टिंग कॉस्ट भी है, और सेटअप कॉस्ट जो है वो $1300 है। तो अब ये बहुत सारी जो कॉस्ट हैं वो इस पर आप बियर कर रहे हैं। अब आप देखें इसकी लिस्ट प्राइस जो है 52,000 है, सेल्स टैक्स जो है वो 8% है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 500 है, और सेटअप कॉस्ट इसकी 1300, और टेस्टिंग कॉस्ट इज़ 4000। सो टोटल कॉस्ट जो आपने स्टोव को फिक्स करने पे बियर किया दैट इज़ 61,960। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट जो है वो है $61,960। ये हो गई इसकी स्टोव की टोटल कॉस्ट। अब हमने बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। हमारा जो पर्पज़ है, बिकॉज द डेप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो एन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन भी एक कॉस्ट ही है। ठीक हो गया? जो एसेट को आप यूज़ कर रहे हैं और वो अपनी वैल्यू डिक्लाइन कर रहा है और वो अपनी रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहा है एज यू यूज दैट एसेट, सो आप यू आर बियरिंग द कॉस्ट एंड दैट इज़ द डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक हो, उसको हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं। लैंड जो है वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर क्या कॉस्ट इंक्लूड द रियल एस्टेट कमीशंस, escrow fees or legal fees or clearing and grading the property, improvements to the land such as driveways, fences and landscaping and recorded separately। तो चलें, ये आपको इस किस्म की कॉस्ट लैंड के ऊपर बियर करनी पड़ती है। अगर ये भी बिज़नेस कर रहा है तो उसको डेफिनेटली उसको इंक्लूड करेगा अपनी बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक होगा? या फिर क्या होगा कि उसकी वैल्यू में से साथ साथ या उधर एक्सपेंसेस में बियर कर रहा होगा इनकम स्टेटमेंट में, या उसकी वैल्यू से साथ साथ लेस कर रहा होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू में से ये लेस होगा। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग जो डिप्रिशिएट होगी उसकी वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर डिक्लाइन होती जाएगी। सो बिल्डिंग में क्या होगा, रिपेयर्स मेड प्रायर टू द बिल्डिंग बीइंग पुट इन यूज़ आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। ये जो रिपेयर मेंटेनेंस होती है ये सारी की सारी। इक्विपमेंट्स में related interest, insurance and property taxes are treated as expenses of the current period। तो equipments के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। So special consideration allocation of lump sum purchase, और इसमें जो है वो चलें इस स्लाइड को भी आप रहने दें, इसको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसको भी रहने दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको भी छोड़ दें। ये आ गया जी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। So how we can able to define the depreciation? What is depreciation? The allocation of cost of a plant asset to plant asset। देखें definition के अंदर ये this is the important thing। ठीक हो गया? The allocation of cost of a plant asset to expense in the period in which services are received from the asset। कहने का मकसद उसका ये है कि जो आप एक एसेट को यूज़ कर रहे हैं, आप उससे सर्विसेज ले रहे हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे क्या मोबाइल फ़ोन से क्या रिसीव कर रहे हैं, सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं। सो जो आप एक एसेट यूज़ कर रहे हैं और सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं तो यू आर बेयरिंग एन एक्सपेंस। ठीक हो गया? क्योंकि आप वो कॉस्ट उसके ऊपर बियर कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं ना एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं
वो आप उसके ऊपर कॉस्ट पेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी यूज़फुल लाइफ है, 5 साल चलेगा, फिर आपको उसके बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ करें अगर आपने 50,000 का मोबाइल लिया है, तो अगर उसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10,000 पर ईयर उसकी कॉस्ट पेयर कर रहे हैं। 10,000 आप 1 साल का उस मोबाइल के ऊपर आपने पेमेंट की है। यही बात हुई ना। 50,000 का मोबाइल अगर आपने परचेज़ किया है और वो 5 ईयर्स तक चल सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 10,000 पर ईयर उस मोबाइल के ऊपर एक्सपेंस पेयर कर रहे हैं। कॉस्ट उसके ऊपर आपको करनी पड़ी है, जो एज एन एक्सपेंस जाएगा आपकी इनकम स्टेटमेंट में कि जी आप बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे जी मोबाइल आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ है, या लैपटॉप आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ है, या आपके पास मोटर बाइक है, या आपके पास गाड़ी है। वो सारे के सारे एसेट्स कहाँ आप शो करेंगे? अपनी बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन जो वो एसेट्स आप यूज़ कर रहे होंगे तो हर साल आप उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करेंगे उसी अमाउंट के साथ। मोबाइल फ़र्ज़ करें कि अगर आपने लिया है जी 2018 में, तो 2018 में 50,000 आप अपनी बैलेंस शीट में मोबाइल की प्राइस शो करेंगे, लेकिन 2019 में आप 40,000 शो करेंगे, मतलब 10,000 उसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि मोबाइल की लाइफ कितनी है जी 5 ईयर्स, तो डेप्रिशिएट हो गया 10,000। और फिर वो 10,000 जो है वो एज एन एक्सपेंस भी जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मोबाइल इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज एन एक्सपेंस जाएगा डेप्रिसिएशन। एक तरफ बैलेंस शीट में से मोबाइल की कॉस्ट में से लेस होगा, और दूसरी तरफ जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। सो ये दो वर्किंग जो होगी ये आपके पास किसकी आ जाएंगी जी? डेप्रिसिएशन की आ जाएंगी। एक बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में, और दूसरी तरफ देखें यहाँ पे जैसे इसने किया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट्स। तो जो सर्विसेज आप रिसीव करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आएगा। तो जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन है और ये बैलेंस शीट 2018 की है, और आपने मोबाइल फ़ोन 50,000 का लिया है, तो 2018 में तो मोबाइल फ़ोन की प्राइस जो है वो 50,000 ही होगी। लेकिन 2019 में 50,000 में से आप 10,000 लेस कर देंगे उसकी यूज़फुल लाइफ को देखते हुए कि 5 साल ये चल सकता है मोबाइल, तो 10,000 कम होगा, वो 10,000 इधर आ जाएगा एज एन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन के अंदर। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मोबाइल 10,000, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल की प्राइस कितनी हो जाएगी जी 40,000 2019 में, और फिर 2020 में कितनी हो जाएगी 30,000, मज़ीद 10,000 कम हो जाएगा। मज़ीद 2020 में यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हो जाएगा 10,000 मज़ीद उसके अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। सो इस तरीके से आप उसकी डेप्रिसिएशन, और फिर मोबाइल कब तक चलेगा जी 2021 2022 2023 में जाके वो बस फिर आपको रिप्लेस करना पड़ जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? इसका फार्मूला जो है वो है स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है वो अकमुलेट होती है कि जब वो साथ साथ आप उसको ऐड करते जाते हैं। जैसे मोबाइल अगर 2018 में लिया है तो उसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी उस वक्त, लेकिन 2019 में 10,000 हो जाएगी, 2020 में 20,000 डेप्रिसिएशन अकमुलेट हो जाएगी, फिर 2021 में 30,000 हो जाएगी, 2022 में 40,000 हो जाएगी, और 2023 में बिल्कुल वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, 50,000 हो जाएगी उसकी, कि अब मोबाइल बिल्कुल अपनी जो डेप्रिशिएट हो चुका है टोटली अपनी कॉस्ट में, तो अब उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन में वो तमाम पिछली कॉस्ट होती है जो सारी की सारी आप उसको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, 2019 20 21 22 23, ठीक है, सारे तमाम ईयर्स की, ठीक है। कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ एन एसेट्स कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एलोकेटेड टू एक्सपेंस, ठीक है, दैट हैज़, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक हो गया। सो ये वो जो ऑलरेडी वाली बात है वो ये है कि जो इससे पहले कॉस्ट आप बियर करते रहे वो सारी को ऐड अप करते हैं। दिस इज़ द कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन। तो ऑब्सोलीट हो जाती हैं चीज़ें और फिजिकल डिटोरिएशन हो जाती है। ये दो ही फैक्टर होते हैं डेप्रिसिएशन क्यों होती है। एक तो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है, बस अब उसको आउट ऑफ डेट हो गई है, उसको चेंज करें। अब देखें हम विंडोज़ एक्सपी तो नहीं अब यूज़ करते ना, या अब मेरे टाइम में तो विंडोज़ 98 हुआ करती थी, फिर आ गई जी विंडोज़ एक्सपी, फिर विंडोज़ 7, फिर विंडोज़ 8, अब विंडोज़ 10, ठीक हो गया। सो अब चीज़ें फिर ऑब्सोलीट हो जाती हैं। फिर अब आप उस स्टैंडर्ड के साथ तो नहीं चल सकते जो उससे पहले था। जो टेक्नोलॉजी में चेंज आती जा रही है, सो यू हैव टू ग्रो अप विद दैट ना। अब हम जो है वो उस दौर के एंटीना वाले मोबाइल तो नहीं यूज़ करते कि जो 90s में हुआ करते थे, या अगर आज वो हम ले के भी आ जाएँ तो उसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या वो आज हमारे किसी काम के हैं?
ठीक हो गया। वो जो उस दौर के टेलीविज़न हुआ करते थे, बड़े बड़े पूरे रूम जितने टेलीविज़न हुआ करते थे, तो वो अब किस काम के हमारे, ये बात है। तो चीज़ें डेप्रिशिएट हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं। जैसे उस दौर की जो गाड़ियाँ हुआ करती थी, अब फॉक्सी, अब कौन लेगा वो, ठीक हो गया। तो ये होता है कि चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, फिजिकल डिटोरिएशन हो जाती है। तो दिस इज़ द बेसिकली द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक कुछ आपको बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद फिर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप इज़ दी straight line depreciation method. This is the first method for depreciation. It's a basic method और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड जो है वो यही है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला है वो है जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला आपके पास आ गया है। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ दी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम रीड करते हैं और इसके थ्रू देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 1st 2003 Base company buys a new boat. Base company pays $24,000 for the boat. The boat has an estimated residual value of $3,000 and estimated useful life of 5 years. Compute depreciation for 2003 using the straight line method. ठीक हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू आप इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो उसको कैलकुलेट करें। सो अब ये देखें कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है, $24,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज $3,000 एंड यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर। सो $4,200 पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ये फार्मूला किसका है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोर्ड जो है हर साल अपनी वैल्यू डिक्लाइन करेगी और हर साल इसकी जो प्राइस है उसमें से $4,200 लेस होते जाएंगे। So now how to record it and how to maintain it, this is the way. इस तरीके से आप इसको मेंटेन हम कर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज़ द वे। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का ये चार्ट है जिसमें बेस कंपनी विल रिकॉर्ड $4,200 डेप्रिसिएशन ईच ईयर फॉर 5 years. टोटल डेप्रिसिएशन ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द बोट इज कितनी होगी जी, 2003 में। अब ये देखें बोर्ड की यूज़फुल लाइफ कितनी है, आपने सबसे फर्स्ट कॉलम जो बनाना है वो ईयर्स का बनाना है। 2003, 4, 5, 6, 7, 5 ईयर्स हो गए। ठीक हो गया, बोर्ड का परचेज हुई 2003 को हुई, तो अब ये 5 ईयर्स हमने यहाँ पे मेंशन करने। 5 ईयर्स का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कितना है, वो एक ही है, हर साल 4,200 ही बियर कर रही है बोर्ड, मतलब वो उसकी कॉस्ट में से, उसकी प्राइस में से लेस हो रहा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हो गया, 21,000 का, और 3,000 उसकी वो सॉलिड वैल्यू है जो कि इधर एंड पे वही रह जाती है। ठीक है, इसको बीच में से आप इस कॉलम को छोड़ दें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट वाले को, ये इसको स्किप कर दें बेशक बीच में, और इसको ये कॉलम आप देखेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस को देखेंगे और अनडेप्रिसिएटेड बैलेंस बुक वैल्यू को देखेंगे। ये अब आपने स्टूडेंट्स जो है वो 2 कॉलम इसमें देखने हैं। अच्छा, अब इसको आप समझने की ज़रा कोशिश करें कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 2003 वही होगी जो फर्स्ट ईयर में आपने बियर की है, वो है 4,200। बोट की जो प्राइस थी स्टार्ट में वो कितनी थी, जो $24,000 की हमने वो परचेज़ की है। $24,000 में से हम 4,200 जो हमने एक्सपेंस बियर किया है 2003 में, इसको लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 24,000 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा, 19,800। ठीक हो गया, ये हो गया जी। अब इसकी वैल्यू 2003 में कितनी रहेगी बोट की, 19,800 बोट की वैल्यू रहेगी, क्योंकि उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, उसकी 4,200 जो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, जो कॉस्ट उसके ऊपर बियर की है वो हमने लेस कर दी है। ओके, 2004 में अगेन बोट जो है वो $4,200 बियर कर रही है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, अक्यूमुलेटेड मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डेप्रिसिएशन को ऐड करना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। सो प्रीवियस कितनी थी 2003 में 4,200 प्लस न्यू डेप्रिसिएशन ऑफ 2004
प्लस 4200 इज इक्वल टू 8400। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब 24,000 जो डेप्रिसिएशन थी, अब हमारे पास 2003 में कितनी रह गई थी अनडेप्रिशिएटेड बैलेंस, बोर्ड की वैल्यू कितनी रह गई थी, बोर्ड की वैल्यू हमारे पास रह गई थी 19,800 इन 2003 एट द एंड ऑफ 2003। तो 19,800 में से अब अगेन हम 4,200 न्यू एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का बियर करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,600। इसका मतलब ये हुआ कि अकोमोलेटेड के अंदर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं जो हर साल की हम बियर कर रहे हैं, और अनडेप्रिशिएटेड जो इसका बैलेंस है उसमें से हर साल उसको लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसको लेस किए जा रहे हैं, मतलब 24,000 में से सबसे पहले हमने 4,200 लेस किया 2003 का, फिर 19,800 आया, 19,800 में से हमने लेस किया 4,200 2004 का, 15,600 आया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर भी आप देखें कि 4,200 प्लस 4,200 हुआ तो 8,400 आ गया। इसी तरीके से आप 2005 का भी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आप ऐड अप करेंगे अकोमोलेटेड के अंदर 8,400 प्लस 4,200 इज इक्वल्स टू 12,600। यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है 15,600 में से हम लेस कर देंगे 4,200 को तो हमारे पास आ जाएगा 11,400। ठीक होगा स्टूडेंट। सो 15,600 माइनस 4,200 इज इक्वल्स टू 11,400। फिर अकोमोलेटेड में 2006 की जो डेप्रिसिएशन है उसको दोबारा से हम ऐड करेंगे 12,600 प्लस 4,200 इज इक्वल्स टू 16,800, और 11,400 में से हम लेस कर देंगे 4,200 को तो कितना आ जाएगा जी 7,200। यहाँ पे इस पूरे अनडेप्रिशिएटेड बैलेंस के अंदर हम लेस कर रहे हैं 4,200, अकोमोलेटेड के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 4,200। अब लास्ट ईयर जो 2007 है उसको आपने ऐड अप किया 16,800 में तो आ गया 21,000, और 7,200 में से उसको 4,200 को लेस किया तो आ गया 3,000। इट्स मीन अब आपका जो बोट है वो फुली डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब आपने ये जो फार्मूला लास्ट में बताया था ना इसके मुताबिक होगा, और इसके मुताबिक हमने उसमें ये किया कि 3,000 आपकी जो सॉल्वेज वैल्यू है बोट की वो एट दी एंड आपके पास बच जाती है। अब ये सॉलिड वैल्यू आपके पास बोट की जो है वो एट दी एंड बच गई है, और उसकी जो अनडेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो 3,000 एट दी एंड आपके पास बच गई है, और टोटल जो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बियर किया है दैट इज 21,000 फॉर ऑल ऑफ द 5 ईयर्स, एंड द सॉलिड वैल्यू एट दी एंड इज 3,000। ठीक हो गया जी। इसको हम ऐड करेंगे तो 21,000 बन गया, और इसको इसमें से लेस करते गए तो एंड पे 3,000 बच गया। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और हमने अब ये देखा ये हमने एक्सपेंस बियर किया पहले तमाम ईयर्स में 4,200 अकोमोलेट किया तो 21,000 बन गया, और जब उसको वहाँ से डेप्रिशिएट करते रहे तो उसकी वैल्यू में से तो एट दी एंड सॉलिड वैल्यू बच गई दैट इज 3,000। और सब के सब बेस किस पे कर रहा है इस फार्मूला के ऊपर कर रहा है। ये एंड पे 3,000 तब बचा है जब ये आपने इस फार्मूला पे अप्लाई किया है। अगर आप इस फार्मूला में इसको अप्लाई ना करते तो ये एट दी एंड 3,000 ना बचता, सॉलिड वैल्यू ना बचती, क्योंकि यहीं पे आपने इसको 24,000 माइनस 3,000 डिवाइड बाई 5 किया तो तब ये इसकी वजह से 4,200 पर ईयर जो आप लेस कर रहे थे उसकी वजह से ये एट दी एंड 3,000 आपका बैलेंस सॉलिड वैल्यू में जो है वो आ गया। सो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अंडर द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड हम कैसे एसेट्स की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं अंडर द डेप्रिसिएशन। ठीक होगा। अब ये बोर्ड का जो है हमने उसमें एग्जांपल ली है। अब मैं ये तो चले हो गया स्लाइड्स के थ्रू यहाँ तक हम कर रहे हैं। इसके बाद जो एग्जांपल्स वहाँ पे गिवन है लॉर्सन की बुक के अंदर, ये तो मीक्स की होगी ना स्लाइड्स, जो इसी तरीके से लॉर्सन की जो उसमें गिवन है वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ताकि आपको हर लिहाज से मैं इसमें ओके कर दूँ, ये भी चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व भी करूँगा एक्सेल के ऊपर, फिर आप लोगों को ये बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर डेप्रिसिएशन का कोई मेथड यूज़ होता है तो वो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दी डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल पीरियड्स। फ्रैक्शनल पीरियड्स को आई थिंक सो भी रहने दें, हम इसके बाद वाले पे चले जाते हैं। फ्रैक्शनल पीरियड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पीरियड इसलिए होता है कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि अब आपने एसेट जो है वो जनवरी में ही परचेज़ किया है। ठीक है ना, जैसे बोर्ड तो उसने एग्जांपल दी कि जी हमने जनवरी में परचेज़ की, ठीक है, ऑन जनवरी 1, 2003।
तो यहाँ पर तो हमने ये बात की थी कि जी जनवरी 1 को एसेट परचेज़ हुआ है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना कि जनवरी 1 को ही एसेट परचेज़ हो। एसेट जो है वो तो कभी भी परचेज़ किया जा सकता है, वो तो अप्रैल में भी किया जा सकता है, मई में भी किया जा सकता है। सो उसके लिए जो मेथड फिर यूज़ किया जाता है वो फ्रैक्शनल होता है। मैं देखता हूँ अगर अगर मतलब इसमें मौका मिला तो मैं आपको फ्रैक्शनल ईयर डेप्रिसिएशन मेथड भी जो है उसके थ्रू भी इसको आपको ये सॉल्व करवा दूंगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आगे इसी फ्रैक्शनल ईयर का गिवन है, और चलें इस क्वेश्चन को ज़रा रीड कर लेते हैं फास्टली। यूजिंग द हाफ ईयर कन्वेंशन कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन December 31st 2003। द इक्विपमेंट परचेज इन 2003, द इक्विपमेंट कॉस्ट इज़ $75,000। इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो $75,000 है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, एंड सॉलिड वैल्यू इज़ $5,000। तो अब इसी तरह डेप्रिसिएशन का क्या फार्मूला होगा जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और सॉलिड वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। तो 7,000 आ गया जी आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, $7,000 फॉर द फुल ईयर, पूरे साल के लिए ही आया है आपके पास। अच्छा, अब इसमें फ्रैक्शन ईयर ये हो गया जी $7,000 इंटू 1/2। अच्छा, ये स्टूडेंट्स इस केस में होगा ये 1/2 कर दिया, तो फिर हाफ ईयर कितनी हो गई, हाफ ईयर कन्वेंशन के हाफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जी 3,500। लेकिन हम यूजली इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें ये जी एसेट परचेज़ हुआ है जून में, तो फिर वो हाफ ईयर हो गई कि पहले जुलाई से लेकर दिसंबर तक की एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, और फिर क्योंकि वो जब 10 साल के बाद वो होगा एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, तो फिर वो जून में ही जाके एक्सपायरी होगी उसकी, मतलब वो फुली डेप्रिशिएट होगा जो उसका लास्ट ईयर होगा। सो इस मकसद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन खैर ये आई थिंक सो लॉर्डसन के अंदर इसका बड़ा कम्प्रिहेंसिव मेथड गिवन है, और हम उसमें वहाँ जाके देखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें कि एसेट परचेज़ होता है अप्रैल में या मई में या जून में, तो फिर उसको किस तरह से हम उसकी डेप्रिसिएशन पहले साल की कैलकुलेट करते हैं और फिर लास्ट ईयर की कैलकुलेट करते हैं। बस थोड़ा सा इसमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज़ अ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ओके, अब स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद अभी आप हाफ ईयर कन्वेंशन को फ़िलहाल जहन से निकाल दें, और स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद जो सेकंड मेथड हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये वो सेकंड मेथड है जो कि हम आफ्टर द स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है जी, व्हाट इज़ द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, depreciation in the early years of assets estimated useful life is higher than the later years। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड आपको ये फ़ायदा देता है कि जो अर्ली ईयर्स की डेप्रिसिएशन होती है उसमें एक्सपेंस ज़्यादा होता है, और जो साल गुजरते रहते हैं वो एक्सपेंस कम होता जाता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है जी, रिमेनिंग बुक वैल्यू इनटू एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट। इसमें हम डेप्रिसिएशन रेट निकालते हैं। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन रेट इज़ 200% of the straight line depreciation rate of one useful life। अगर फ़र्ज़ करें स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रेट जो है वो 100% है, मतलब वो जो जैसे हमने 4200 कैलकुलेट किया था, तो वो अगर 100% है तो डबल डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन के अंदर 200% डेप्रिसिएशन जो है वो उसमें उसकी अमाउंट आ रही होगी, मतलब डबल अमाउंट आ रही होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। कैसे आ रही होगी जी, ये डबल अमाउंट, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। अच्छा, इसको डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पर अब क्योंकि ये पीडीएफ की फाइल है तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन नहीं कर सकता, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करना, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसको आप जहन में रखिएगा, इसको नोट ज़रूर, जब मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो साथ अपने एक नोट कॉपी ज़रूर रखा करिए, ताकि आपको पता हो कि अगर ऐसी बात बताते हैं तो आपके जहन में हो। सो दिस इज़ द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये एक डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, ठीक हो गया, और इसमें 200% से डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो रही होगी, मतलब डबल चार्ज हो रही होगी। कैसे चार्ज हो रही होगी जी, ऐसे चार्ज हो रही होगी, ये देखें ज़रा। वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। January 1st 2003 बेस कंपनी buys a new boat, base company pays $24,000 for the boat and the boat has an estimated residual value is $3,000 और useful life is 5 years। ओके, अब कैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे जी 2003 का, ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 24,000, हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या फार्मूला था,
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मेथड वही है। खैर मुझे इसमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। देखें देखें अब देखें, सॉरी, चलें ये आ गया जी। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे हम क्या कर रहे थे। वहाँ पे हम कर रहे थे जी 24, ये मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। 24,000 माइनस 3,000 ऐसी बात थी, डिवाइडेड बाय 5। ये था जी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, ऐसी बात है। ये था जी आपका स्ट्रेट लाइन। ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हो गया। 24,000 माइनस सॉलिड वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, ये तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होगा। अब डबल डिक्लाइनिंग का फॉर्मूला इन्होंने कैसे डिज़ाइन किया है, ये इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया स्टूडेंट्स के 24,000 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा अब इन्होंने सॉलिड वैल्यू लेस नहीं की। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से आप लोग सॉलिड वैल्यू को लेस नहीं करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। ठीक है जी, ये है जी मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई किया है जी इसको 2 के साथ, क्योंकि हमने क्या कहा था कि डेप्रिसिएशन जो है वो डबल डिक्लाइन होती है, डबल डिक्लाइन होती है। ठीक हो गया। सो अब बेसिकली इन्होंने अब ये मतलब आपको समझाने का मकसद ये है कि फार्मूला ऑलमोस्ट वही है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, वही फार्मूला है। देखें आप 24,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, मतलब कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इंटू 2, ये वो फार्मूला। लेकिन अब इसमें इसने रेट कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ये देखें। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर क्या रेट था, स्ट्रेट लाइन में रेट क्या था, स्ट्रेट लाइन में तो रेट यही था ना स्टूडेंट। स्ट्रेट लाइन में तो सीधी सीधी सी बात हो रही थी कि इनटू 1/5 कर रहा था। अगर 1/5 को मैं नॉर्मली कैलकुलेट करूँ तो क्या आता है 20%। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो नॉर्मल रेट है डेप्रिसिएशन का, अगर मैं उसको 1/5 कर दूँ, फर्ज करें ये 24,000 माइनस 3,000 तो डिवाइड बाई 5 किया ना, तो अगर मैं इसको इनटू 1/5 कर दूँ तो बात तो तभी वही है, मल्टीप्लाई बाई 1/5। फर्ज करें अगर ऐसे कर दिया जाए कि ठीक है ना, इनटू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो बात तो तभी हुई है ना स्टूडेंट्स। क्यों, ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ठीक हो गया। 24,000 माइनस 3,000 इंटू 1/5 करूँ तो तभी तो वही बात है ना, फार्मूला तो तभी स्ट्रेट लाइन में वही रहता है। तो 1/5 बेसिकली जिस रेट के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने ये देखना है कि ये कितना बनता है असल में। ये तो 1/5 होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इन ब्रैकेट आपके सामने लगाता हूँ, ये है जी 20%। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मेरी बात को समझ रहे होंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो रेट बन रहा है ना, ये जो 1/5 वाला, ये 20% रेट है। लेकिन यहाँ यहीं पर अगर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर अब उसने रेट निकाला है, तो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर वो रेट कैसे निकाल रहा है जी, वो ये कहता है कि इसको उसने 1/5 को अलग कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि हमने कहा था इसमें हम डबल डिक्लाइनिंग करेंगे, डबल रेट से उसको डिक्लाइन करेंगे डेप्रिसिएशन को। अब उसने रेजिडुअल वैल्यू लेस नहीं की, वही हुआ 24,000 इंटू 40% किया। अब 40% हो गया, क्योंकि 1/5 20% था, इंटू 2 किया तो 40% जो है वो रेट निकल आया। और अब 24,000 इंटू 40% किया तो 9600 डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेट हुई है। 9600 फॉर द 2003 की ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने मेरा पॉइंट जो है वो हासिल कर लिया होगा। नहीं भी हासिल किया तो खैर है, कोई बात नहीं, मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, मैं लॉर्सन में भी ये करवाऊंगा। और आप दोबारा से इसको अगर एक बार फिर सुनिएगा, क्योंकि आप मेरे लेक्चर को 10 बार भी सुन सकते हैं। ठीक हो गया। बस ये बात है कि स्ट्रेट लाइन में हम उसको 1/5 को अगर अलग करें तो रेट निकलता है 20%। ठीक है ना, 1/5 बनता है 20%।
जबकि यहाँ पर वो कहता है डबल डिक्लाइनिंग के अंदर आप ये काम करें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ ताकि डबल डिक्लाइन हो। ये उसका मकसद यही है बात करने को, कहता है जी 200% से डेप्रिसिएशन डाउन जो है ना वो रेट कैलकुलेट होगा। सो जैसा कि स्ट्रेट लाइन में जो है वो 100%, अगर हम उसको कहें तो डबल डिक्लाइनिंग में 200% होगा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन में अगर 20% है तो डबल डिक्लाइनिंग में 40% है, मीन्स डबल रेट है उसका। ठीक है, सिर्फ उसको सिर्फ इतना सा काम किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो स्टूडेंट्स आया है 9600। सो अब आप 9600 को हम आगे ले जाते हैं और अब हम कहते हैं कि जी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। टोटल डेप्रिसिएशन ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज सेम यूजिंग आइदर द स्ट्रेट लाइन मेथड और द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, टोटल जो है वो उसकी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, वो सेम कैसे रहेगी, चलें अब इसको देख लेते हैं कैसे वो उसको सेम कर रहा है, क्योंकि वो जो है वो उसको अच्छा उसी तरीके से आप ईयर का कॉलम बनाएंगे और ईयर का कॉलम आप बनाएंगे 2003, 4, 5, 6, 7 5 साल का। पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 24,000 इंटू 40% डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ 9600, जैसे भी लास्ट में हमने कैलकुलेट किया। कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन भी पहले साल की वही रहेगी। बुक वैल्यू क्या होगी, बुक वैल्यू ये होगी, अच्छा इसमें पहले आप ईयर की बुक वैल्यू को जो है ना वो नोट करेंगे। पहले साल की बुक वैल्यू क्या है जी 24,000, ठीक है, माइनस 9600 होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऊपर 24,000 लिखेंगे, 24,000 में से ये वाला 9600 या सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का लेस करेंगे, 9600 ये लेस होगा। ठीक है ना, ये लेस बुक वैल्यू से ये होता है। अकम्युलेटेड में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड हो रहा है, अकम्युलेटेड में बुक वैल्यू में यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो लेस हो रहा है। ठीक होगा, सो सबसे पहले आप बुक वैल्यू में ऊपर लिखेंगे 24,000 जो इस 2003 से ऊपर आप सबसे पहले मेंशन करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद उसमें से लेस कर देंगे 9600 तो आपके पास आ जाएगा 14,400। सो द रिमेनिंग बुक वैल्यू इज 14,400, ये रिमेनिंग बुक वैल्यू है इसकी। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। उसके बाद आप इस वैल्यू के ऊपर दोबारा 40% लगेगा, जो उसकी रिमेनिंग बुक वैल्यू है ये यहाँ पर हम लेके गए 2004 में, इसके ऊपर 40% लगाया तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया 5,760। अब जी हम इस 5,760 को ऐड कर देंगे 9600 में तो अकोमोलेटेड आ जाएगा हमारे पास। 9600 प्लस 5,760 ऐड हुआ तो कितना आ गया 15,360 और 14,400 में से इसको लेस कर देंगे 5,760 तक रिमेनिंग बुक वैल्यू पता लगे। सो 14,400 माइनस 5,760 इज 8,640। आप इसको कैलकुलेट करेंगे साथ साथ ये वही आंसर आ रहे होंगे जो मैं मतलब जो यहाँ पे मेंशन भी है और जो मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक हो गया, मतलब अकोमोलेट में हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं रिमेनिंग बुक वैल्यू में, ये रिमेनिंग बुक वैल्यू है, इसमें से हम उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब 8640 जो आपकी रिमेनिंग बुक वैल्यू है उसके ऊपर 40% लगेगा, उसके ऊपर 40% लगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया 3,456। 3,456 को हम 15,360 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,816 और 8,640 में से लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,184। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 2006 में क्या होगा, 2006 में ये होगा कि ये जो अब आपकी रिमेनिंग बुक वैल्यू है 5,184 इसके ऊपर 40% अप्लाई होगा। जब इस पे 40% अप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2,074 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक होगा जी। इस 2,000 को हम 18,816 में ऐड करेंगे तो 20,890 आ जाएगा और 5,184 में से 2,074 को लेस करेंगे तो 3,110 आ जाएगा। अच्छा, अब रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, अब आप देखें 3,110 आपके पास आ चुका है 2006 में रिमेनिंग बुक वैल्यू। अब होना तो ये चाहिए था कि इस 3,110 के ऊपर 2007 में 40% ही लगता, यहाँ पे अप्लाई होता तो आंसर आता, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब फाइनल ईयर में बस
अब ये खुद से आप वर्किंग करेंगे। यहाँ पे लास्ट ईयर में ना आपने खुद से वर्किंग करनी है। कैसे खुद से वर्किंग होगी जी? खुद से वर्किंग ऐसे होगी कि 110 जो है ना, आप अब सॉलिड वैल्यू कितनी है? सॉलिड वैल्यू है 3000, ठीक है ना, ये देखें कितनी है, ये 3000 है ना रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू हमने एंड पे छोड़नी है। ये बात याद रखिएगा कि रिमेनिंग बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इज मस्ट बी 3000 रेजिडुअल वैल्यू, 3000 रहना चाहिए। तो 3000 से ऊपर कितना इस वक्त एक्स्ट्रा है? 110 है। आप बस ऑटोमेटिकली खुद से $110 चार्ज कर दें फॉर द लास्ट ईयर, जो फिफ्थ ईयर है उसके लिए 110 खुद ही उसको चार्ज कर दें। 20,890 में इसको ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द लास्ट ईयर, तो 21,000 हो जाएगा, और 3,110 से उसको लेस करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। ये अब आपके रिक्वायर्ड आंसर हैं जो कि आ गए। ये अब आपने खुद ही वर्किंग की है लास्ट ईयर में, प्लग ईयर 5, ये अब आपने खुद वर्किंग हमने ये की है। सो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को जब कैलकुलेट किया तो 21,000, तो बोर्ड की प्राइस जो थी वो ऑलमोस्ट इतनी थी 21,000, उसमें से उसकी रेजिडुअल वैल्यू लेस करें तो 3,000 रह जाता है। तो एंड में बुक वैल्यू 3,000 ही रहनी चाहिए। ये लास्ट ईयर में आपने खुद वर्किंग की है। क्या फ़ायदा हुआ हमें डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज़ करने का? डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज़ करने का ये फ़ायदा हुआ कि पहले ही साल 9600 डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हुई, उसके बाद कम होकर 5760 पे चलेगी, फिर कम होकर 3456 पे चलेगी, फिर 2074 पे चलेगी। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इस मेथड को यूज़ करने का? देखें उस पर क्या हो रहा था। स्ट्रेट लाइन में सब ईयर्स की एक ही थी 4200, जबकि डबल डिक्लाइनिंग में पहले ईयर में 9600 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। मतलब बहुत ज़्यादा, डबल से भी डबल होगी ना, ये तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। मतलब 4200 इज 8400, तो 8400 यहाँ पे भी 1200 का फिर मज़ीद डिफरेंस में आ गया 9600। क्या हुआ? फ़ायदा क्या हुआ कंपनी को? कंपनी को ये फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स कि उसने पहले ही साल में बोट की प्राइस जो अपनी बैलेंस शीट के अंदर मेंशन की, वो क्या की? 14,400। उन्हें कहा जी 24,000 की बोट नहीं है हमारी, तो बोट है 14,400 की। ठीक हो गया? इससे फिर कंपनीज किसी हद तक टैक्स बेनिफिट लेने की कोशिश करती हैं कि जी हमारे एसेट्स की वैल्यू तो ये है। जब पहले ही साल में बैलेंस जब उनको इतना ज़्यादा चार्ज होती है डेप्रिसिएशन, तो उनके एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। हालांकि देखें आगे थोड़ी थोड़ी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, आगे डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है, तो लेकिन पहले साल में इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का फ़ायदा ये हुआ कि रिमेनिंग बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक हो गया? अमूमन ये कंपनीज नहीं यूज़ करती मेथड, वो करती हैं कि जो जिनको शायद नुकसान हो रहा हो तो वो अपने नुकसान को बचाने के लिए इस तरह के काम करती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करती हैं। ठीक है? मतलब जिनको टैक्स में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े वो ये मेथड यूज़ करते हैं, तो अदरवाइज़ जो हैं वो वही मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब तक हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं। हाफ ईयर कन्वेंशन को छोड़ दें फ़िलहाल, वो मैं देखता हूँ लॉर्सन में अगर वो बेहतर है तो मैं वहाँ से कराऊँगा आपको। ये दोनों में मैं वहाँ से आपको रिवाइज़ करवाऊँगा, जो है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। 2 मेथड्स में अभी तक आपको करा चुका हूँ। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड हो गया, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हो गया। 2 मेथड्स आपने इन्हीं स्लाइड से ऐसे ही इसको समझने की कोशिश करनी है। ये मैं रिवाइज भी कराऊंगा फ्रॉम द लॉर्सन, और इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। 2 मेथड्स में अभी तक आपको करा चुका हूँ। ओके, अब जी हम आ जाते हैं आगे, देखता हूँ कि इसमें मज़ीद क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजर होनी चाहिए। अच्छा चलें इसको छोड़ें। अच्छा ये एस्टिमेट्स ऑफ यूज़फुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो अब देखें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कह रहा है कि जी इसको डिस्क्लोज भी करना चाहिए इन सारी बातों को। सो कंपनी शुड अवॉइड स्विचिंग डेप्रिसिएशन मेथड्स फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। कंपनीज जो है ऐसा नहीं कर सकती कि वो स्विच कर जाएं फ्रॉम वन मेथड टू अदर, कि एक टाइम पे जो है वो डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन यूज़ हो रहा हो तो दूसरे में डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो क्या यूज़ हो रहा हो, डबल डिक्लाइनिंग यूज़ हो रहा हो। अब देखें बेसिकली कंपनीज़ को ये कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा जो दे रहे होते हैं, बात ये ना कि डबल डिक्लाइनिंग में एकदम से उसकी जो कंपनी की जो रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ है, रिमेनिंग बुक वैल्यू है सॉरी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये बात है। तो
ठीक है जी, आप डिप्रिसिएशन रेट्स को दोबारा भी देख सकते हैं।